हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया हो? तो चलो, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत सीखेंगे वृत्ति। हमने पहले सीखा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पदों का रूपांतरण करने का आधार होता है लिंग, वचन, पुरुष और कारक। और अगर क्रिया रूपों की बात हो, क्रिया रूपों में रूपांतरण या विकार के आधार है लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, वृत्ति, पक्ष और कृदंत। कृदंत किसको कहते हैं? क्रियापद के अंत में लगने वाला कृत प्रत्यय। ये सब आप प्रत्यय के अंतर्गत सीख चुके हो, ठीक है। अगर समझना चाहते हो तो ये प्रत्यय वाला वीडियो देख के ये बात और अच्छे से समझ सकते हो कि क्रियापद होता है, उसके पीछे प्रत्यय लगता है तो उसको हम कहते हैं कृदंत, ठीक है। तो हमारी क्रिया बदलती है किसकी वजह से? लिंग की वजह से। जैसे कि हम कहेंगे कि लड़का जा रहा है, तो हम कहेंगे जा रहा है, लेकिन लड़की जाएगी तो हम क्या कहेंगे? जा रही है। तो क्रिया बदल गई ना। अब वचन की वजह से भी बदल जाएगी। जैसे बच्चा जा रहा है तो कहेंगे एक वचन हुआ, है ना। लेकिन जब बच्चे दौड़ रहे हैं तो उसमें रहे हैं कहेंगे, और बच्चा एक दौड़ता होगा तो हम कहेंगे बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार पुरुष भी अलग अलग होते हैं, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उसके हिसाब से भी क्रिया बदलती है। काल के हिसाब से भी बदलती है कि भाई मैं कल जाऊंगा, आज जा रहा हूँ, तो उससे भी क्रिया बदलती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आज हम सीखेंगे वृत्ति। क्रिया के रूप में जो रूपांतरण होता है वो वृत्ति के अंतर्गत कैसे होता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वृत्ति कहते किसको है। वृत्ति को इंग्लिश में हम कह सकते हैं मूड, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई क्रिया की अपनी वृत्ति होती है, यानी कि मूड होता है, जो वक्ता के मंतव्य यानी कि मन के भाव या फिर उद्देश्य को व्यक्त करती है, ठीक है। क्रिया यानी कि कोई भी काम करते हैं तो उस काम से संबंधित कोई भी बात चाहे लिखी जाए चाहे कही जाए, उससे हमें पता चलता है कि वो क्या करना चाहता है। तो उसी को तो हम कहेंगे मंतव्य या उद्देश्य, ठीक है। तो वाक्य से हमें पता चल जाता है कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो वृत्ति होती है वो विशिष्ट प्रकार की सहायक क्रियाओं के जुड़ने से प्रयुक्त होती है। भाई एक वाक्य में शब्द तो अलग अलग होते हैं, कभी मुख्य क्रिया होती है तो उसके साथ साथ सहायक क्रिया तो होती है ना, ठीक है। तो हिंदी में वृत्ति हम देखेंगे इस प्रकार। देखो आगे चलते हैं। और तो हिंदी में वृत्तियाँ देखो 8 प्रकार की होती है। एक तो आज्ञार्थक, दूसरी होती है इच्छार्थक वृत्ति, तीसरी संभावनार्थक, चौथी सामर्थ्य सूचक, पांचवी बाध्यता सूचक, छठी निश्चयार्थ वृत्ति, सातवीं प्रश्नार्थ और आठवीं होती है संकेतार्थक। तो इन सभी प्रकार की वृत्तियों को हम उदाहरणों के साथ, वाक्यों के साथ देखेंगे, बिल्कुल समझ जाओगे कि ये क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं आज्ञार्थक वृत्ति। तो पहले इन वाक्यों को देखोगे ना तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ ये आज्ञार्थक वृत्ति है। देखो, जैसे इस वाक्य में कहा है कृपया आप मुझे चीनी दीजिएगा, तो यहाँ किसी से हमने निवेदन किया है। मेरे घर अवश्य आइएगा, तो ये भी हमारा एक तरह का अनुरोध हो गया, प्रार्थना हो गई, ठीक है। शाम को मंदिर चले जाना, ये आज्ञा हो गई। खूब मेहनत करना नहीं तो असफल हो जाओगे, ये एक तरह की चेतावनी हो गई। जल्दी लौट आइए, ये अनुरोध या प्रार्थना हो गई। तुम यहाँ से चले जाओ, ये आज्ञा हो गई। तो देखा, इस वृत्ति से आज्ञा, अनुरोध, चेतावनी, निषेध, प्रार्थना आदि का बोध कराया जाता है। और मूल क्रिया के साथ साथ अलग अलग सहायक क्रिया भी लगती है। तो कौन सी लगी? देखो देखो देखे, ये देखो चले जाना, यहाँ आया ना चले जाना, तो यहाँ चले और जाना, ठीक है। जाना और साथ में आ गई सहायक क्रिया।
फिर है देखो, असफल हो जाओगे, तो यहाँ हो और जाओगे, है ना। तो यहाँ हो के साथ जाओगे की सहायता मिली हुई है। लौट आइए, तो यहाँ लौटना और आइए, तो यहाँ सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, चले जाओ, यहाँ पर भी देखो ये आया है ना। तो इस प्रकार सहायक क्रिया भी होती है। तो ये तो बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर, ये ध्यान रखना, जहाँ पर आज्ञा, अनुरोध, चेतावनी, निषेध, प्रार्थना इनका बोध होता है उसको आप क्या कहोगे? आज्ञार्थक वृत्ति। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी इच्छार्थक वृत्ति। पहले वाक्य हम समझते हैं। ऐसे बुरे लोगों का तो विनाश हो तो अच्छा। ये देखो इच्छा आई, भगवान सबका भला करे, ये भी इच्छा आई। बेटे जल्दी ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, ये भी इच्छा आई। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ यह काम जल्दी समाप्त कर लो। तो ये सभी क्या बता रही है? इच्छाएं बता रही है। तो इसमें वक्ता की इच्छा, आशा, वरदान या शाप आदि का पता चलता है। उसी को हम क्या कहेंगे? इच्छार्थक वृत्ति, है ना, एकदम आसान। अब देखते हैं आगे संभावनार्थक वृत्ति। तो इस प्रकार से, इस भेद से ही हम समझ रहे हैं कि संभावना होगी। देखो वाक्य देखते हैं। शायद कल बारिश आएगी। देखो शायद संभावना हुई, आप सफल हो सकते हो, ये भी संभावना हुई। मेरा अंदाजा है कि आप सफल हो सकेंगे, अंदाजा हुआ ना। हो सकता है गाड़ी ना मिले, तो यहाँ हो सकता है, ये भी संभावना हुई। शाम को बारिश हो सकती है, तो ये भी संभावना हुई। तो जिस वृत्ति से किसी क्रिया के भविष्य में हो सकने के बारे में पता चलता है, वहाँ संभावनार्थक वृत्ति कही जाती है। संभावनार्थक वृत्ति से वक्ता कार्य आरंभ होने के प्रति संभावना प्रकट करता है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? संभावना के बारे में जब बात होती है तो हम कहेंगे संभावनार्थक वृत्ति। अब है सामर्थ्य सूचक वृत्ति। वह चल नहीं सकता। ये सामर्थ्य बता रहा है कि वो नहीं चल सकता। मैं आ नहीं सकती, तो यहाँ भी उसकी समर्थता के बारे में बात हुई है। वह भोजन बना सकती है, तो यहाँ पर भी उसके सामर्थ्य की बात हो रही है। अब मरीज घर जा सकता है, तो यहाँ भी उसके जाने की अब स्थिति है, उसकी सामर्थ्यता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हम समझेंगे कि सामर्थ्य, क्षमता या योग्यता को प्रकट करने के लिए जिस वृत्ति का प्रयोग होता है उसे सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहते हैं। तो उसमें चिन्ह क्या होता है? सकना। तो समझ गए, जहाँ सकना आता है वहाँ हम कहेंगे सामर्थ्य सूचक। ठीक है, अब देखो सामर्थ्य सूचक वृत्ति के साथ साथ आपको एक बात थोड़ी और याद रखनी है कि सकना, ये जो सहायक क्रिया है, ये संभावनार्थक और सामर्थ्य सूचक वृत्ति दोनों ही वृत्तियों में काम में आती है। इसलिए वाक्य में अर्थ को स्वतंत्रता पूर्वक समझते हुए इन वृत्तियों की पहचान हो सकती है। भाई वह हम वाक्य पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे, तब हमें समझना है कि भाई ये लोग हमें क्या सामर्थ्य की बात कर रहे हैं या फिर संभावना की बात कर रहे हैं, ये हमें समझना है और उसके हिसाब से हमें बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। लड़की ठीक हो गई है, अब वह दौड़ सकती है। तो देखो ये ठीक हो गई है, तब उसमें समर्थता आ गई है, इसलिए हम कहेंगे सामर्थ्य सूचक वृत्ति। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वह दौड़ जीत सकती है। तो यहाँ अगर ठीक रहा तो ये संभावना हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? संभावनार्थक। वह अब स्वयं चल सकता है, ये इसको कहेंगे सामर्थ्य सूचक। तो समझ गए ना, सकना यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, लेकिन हमें देखना है कहाँ समर्थता की बात हो रही है और कहाँ संभावना की बात हो रही है। अब है बाध्यता सूचक वृत्ति। चलो पहले वाक्यों से समझते हैं कि वह काम तो करना ही है,
बीमारी में दवा जरूर लेनी होती है, मुझे उनकी हर बात माननी पड़ती है। नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, मुझे अब तो घर जाना ही होगा। तो देखा, इन सभी वाक्यों में ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति चाहता तो नहीं है, लेकिन इसके तो करना ही पड़ रहा है, मजबूरी बता रहे हैं, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, इस वृत्ति से किसी क्रिया या कार्य व्यापार के घटित होने के विषय में या तो उसके बाध्यता है या मजबूरी का बोध होता है, तब उसको हम क्या कहेंगे, बाध्यता सूचक वृत्ति। आगे हम देखते हैं निश्चयार्थ वृत्ति। देखो, इसमें निश्चय, इसके भेद से ही लगता है निश्चित बात है, निश्चित है, निश्चय पक्का है। मेरे दादाजी बहुत मेहनती थे, ये तो पक्की बात है। लड़का अच्छा खिलाड़ी है, ये निश्चित बात है। वह अब कभी मैच नहीं खेलेगा, ये उसने निश्चय कर लिया है। अब वह गाड़ी नहीं मिलेगी। तो जहाँ निश्चयार्थ वृत्ति में वक्ता के निश्चित भाव की मानसिक अभिवृत्ति का पता चलता है। आगे है प्रश्नार्थक। क्या है, प्रश्नार्थक वृत्ति। ये तो देख के भी समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रश्न होंगे, है ना। आपका जन्मदिन कब है, आया प्रश्न। आपका घर कहाँ है, यह दीवार कितने दिन में चुनी जाएगी, आप मेरे घर कब आओगे। देखा, प्रश्नार्थक वृत्ति जब वक्ता के मन में जिज्ञासा हो और उसको शांत करने के लिए प्रश्न करे, तब उसको हम क्या कहेंगे, प्रश्नार्थक वृत्ति। तो ये भी एकदम आसान है, समझ गए ना। आगे है संकेतार्थक वृत्ति। देखो, अब संकेत की बात आती है। देखो, इसमें कैसे संकेत दिया जा रहा है। देखो, एक बार वर्षा और हो जाएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। देखो, यहाँ संकेत क्या है कि भाई वर्षा हो जाएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। यहाँ भी संकेत दिया कि अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। छुट्टी होती तो हम घूमने चलते। ये देखो, छुट्टी होती तो हम घूमने चलते। तो यहाँ देखा आपने, दो वाक्य आए हैं, है ना। और इस वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो देखो, यहाँ परिभाषा क्या बता रही है कि कुछ वाक्य में दो क्रियाएं होती है। कितनी क्रियाएं होती है, दो, तथा दोनों में ही कार्य और कारण, है ना। कार्य हो रहा है और उसका कारण भी बताया जा रहा है, कार्य कारण संबंध होता है। ऐसे वाक्यों में संकेतार्थक वृत्ति होती है। तो इस प्रकार आप समझ गए सारी ही व्याकरणिक कोटियाँ। व्याकरणिक कोटियाँ एक बार वापस हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि पहली होती है हमारी आज्ञार्थक में आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, ठीक है। इच्छार्थक में इच्छा, संभावनार्थक में संभावना, सामर्थ्य में सामर्थ्य सूचक में सामर्थ्यता, बाध्यता में मजबूरी, निश्चयता में निश्चय, प्रश्नार्थक में प्रश्न, संकेतार्थक में दो वाक्य होते हैं और उसमें कार्य और कारण होता है। तो समझ गए ना व्याकरणिक कोटियाँ। बिल्कुल आसान सा छोटा सा टॉपिक है। चलो अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आप क्या अनुमान लगा सकते हो? चलो देखते हैं। हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है? बताओ। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। वह अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है। ठीक है। बालक घर जा चुका था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। बताओ संभावना कहाँ लग रही है? लगता है ना। तो हमारा उत्तर होगा अ। ठीक है, समझ में आ गया ना। दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। किस वाक्य में आज्ञार्थक वृत्ति है? मेहनत करोगे तो विकास तो होगा ही। बाहर कौन खड़ा है? ठीक है। चावल पकने की खुशबू आ रही है। यहाँ बैठिए ना। तो यहाँ आज्ञार्थक कहाँ है?
आज्ञार्थक में आपने देखा था आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना आई थी। ठीक है, तो प्रार्थना कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है ना। आप यहाँ बैठिए ना, निवेदन हो रहा है ना, तो ये हमारा आंसर है द। ठीक है, तो समझ गए ना। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।